हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक नैन मां शारदे पावटा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, हमने जो एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की हुई है उसमें हम इससे पहले जो चैप्टर 5 ओल्ड एनसीईआरटी के बेस पे यदि हम बात करें, चैप्टर 5 ओल्ड एनसीईआरटी और जो चैप्टर 4 है वो न्यू एनसीईआरटी पब्लिकेशन के बेस पे देखें तो इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, या बोल सकते हैं यूनिट नंबर 7 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का हम फर्स्ट चैप्टर है वो डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने पार्ट फर्स्ट है वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। और बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा वो पार्ट फर्स्ट, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी वीडियो जरूर लेंथी है वो, लेकिन उसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर किए हुए हैं, जिसके बेस पे आप मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं जो आज हम पार्ट सेकंड कर रहे हैं इसके आप सोल्व कर सकते हो। पार्ट फर्स्ट में हमने कितने क्वेश्चन सोल्व किए हैं? 1 to 15, और यहाँ पे 16 to 30 क्वेश्चन एमसीक्यू हैं आपको सोल्व करवाए जाएंगे, जो आपके नीट के लिए भी बेनिफिशियल हैं, यूटी एग्जाम रहेगा जो आपका एंट्रेंस एग्जाम उसके लिए, और ट्वेल्थ के लिए भी, इसके अलावा जेट के लिए भी आपके काफ़ी बेनिफिशियल क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो थोड़ा ट्रिकी सा चैप्टर है, लेकिन इसमें यदि आप कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट याद रख लेते हो तो क्वेश्चन ज़्यादातर वहीं से बनते हैं, और उसके बाद कोई ज़्यादा इसमें चैप्टर में कंफ्यूजिंग चीज़ें रह नहीं जाती है। इसलिए पार्ट फर्स्ट आप जरूर देखें, क्योंकि उसमें हमने काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, उन्हीं के बेस पे जो क्वेश्चंस आज के भी सॉल्व होंगे और इससे नेक्स्ट पार्ट के भी हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा जो आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, या फिर और ऑल ओवर देखें क्वेश्चन नंबर 16 है, वो शुरू कर लेते हैं। पर्सन हैविंग जीनोटाइप IA IB को कैसे लिखेंगे हम? IA IB, ये सुपरस्क्रिप्ट में है, ए और बी वर्ड, वुड शो द ब्लड ग्रुप एज AB। तो इससे प्रीवियस पार्ट जो यदि आपने अच्छे से देखा है, उसमें हमने ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में थोड़ा सा आइडिया डिस्कस किया था। ABO ब्लड ग्रुप क्या है? हमारे 4 टाइप के ब्लड ग्रुप मिलते हैं बॉडी में, लेकिन जो जीन होता है ब्लड ग्रुप को कोड करने वाला, आई जीन होता है वो सिंगल, और उसकी क्या है, फॉर्म अलग अलग मिलती हैं, IA IB और IO, या फिर आई ऐसे भी लिख सकते हैं, स्मॉल आई भी लिख लिया जाता है। तो ये जीन की अलग अलग फॉर्म है। जब एक ही जीन अलग अलग फॉर्म में मिलता है या अलग अलग एलिल्स में की फॉर्म में मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल एलिलिज्म। मल्टीपल एलिलिज्म है वो बोला जाता है। और इसके अंदर जो AB ब्लड ग्रुप होता है ना, स्पेशली मैंने अलग से बताया था, जो स्पेशली AB ब्लड ग्रुप होएगा, ये आपका एक ऐसा करेक्टर शो करता है, यदि दोनों एक साथ आ जाए ना, उस केस में दोनों एक दूसरे के इफेक्ट हैं वो शो करते हैं, इक्वली शो करेंगे, 50-50% डोमिनेंस रहता है, इसलिए इसको प्रोसेस को हम, या इस फिनोमिना को कोडोमिनेंस बोलते हैं, कोडोमिनेंस। और यदि आ जाता है ABO वर्ल्ड ग्रुप सिस्टम, किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? और क्वेश्चन में आपका डोमिनेंस भी होता है और मल्टीपल एलिलिज्म भी होता है ना, फिर हम मल्टीपल एलिलिज्म के साथ चलते, मल्टीपल एलिलिज्म के साथ। तो AB है ना, ये AB कंडीशन केवल किसको शो करती है? कोडोमिनेंस को। इसका आप ध्यान रखना, छोटा सी बारीकी से का पॉइंट है, लेकिन आपका क्वेश्चन है वो ये सही भी करवा सकता है, और ध्यान नहीं रहा तो गलत तो होएगा ही उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A cross between two tall plants resulted in the offspring having few dwarf plants। स्टेटमेंट अब अच्छे से समझोगे तभी इस टाइप के जो क्रॉस हैं उनका आप आंसर दे पाते हो। तो इसमें क्या बोला आपसे? टू टाल प्लांट्स है हमारे पास, टू टाल प्लांट्स है, एक मतलब टाल मेल है और टाल क्या है, तो हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट, और फ्यू ड्वार्फ प्लांट है वो प्रोड्यूस कर रहा है। इस कंडीशन में यदि हम देखें फर्स्ट वाली में, तो क्या होएगा? तो हमारी कंडीशन है होमोजाइगस कंडीशन है, एक पेरेंट होमोजाइगस है, तो कैसे जीन प्रोड्यूस करेगा या कैसे ट्रेट प्रोड्यूस करेगा? ये कैपिटल टी ही प्रोड्यूस करेगा। और कैपिटल टी इस साइड से दो बन सकते हैं, कैपिटल टी एक स्मॉल टी, और जब ये कंबाइन करेंगे दोनों क्या होंगे? कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। इस केस में ये भी टाल बनेगा, ये भी टाल, तो इसमें तो द्वारफ आने का कोई केस ही नहीं बचा, 100% टाल कंडीशन बनेगी यहाँ तो, 100% टाल। अब इस कंडीशन को यदि हम ध्यान से देखें, ये तो हम F2 जनरेशन पढ़ते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस की, इसमें तो 1:2:1 इसका मिलता है जीनोटाइपिक क्रॉस, और 3:1 है जो फिनोटाइपिक जो रेशियो है वो मिलता है। तो ड्वार्फ इसमें मिलते हैं, एक मिलता है 4 में से, या फिर हम बोल सकते हैं 25% ड्वार्फ मिलते हैं, 75% टाल मिलते हैं।
फ्यू वर्ड बोला इसने फ्यू के लिए, हालांकि स्टेटमेंट ठीक है लेकिन फिर भी और भी हम देख लेते हैं। अब दोनों टाल हैं और होमोजाइगस कंडीशन है तो ये तो 100% टाल ही बनाएगा। इस कंडीशन में क्या है, इस कंडीशन में यदि हम देखें इससे दो टाइप के ट्रेट या गैमेट बनेंगे और इससे सिंगल टाइप का बनेगा, तो इसमें यहाँ पे क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पे स्मॉल टी स्मॉल टी। तो दो में से एक टाल बनेगा एक द्वार बनेगा, तो इसमें तो 50% है। वर्ड क्या है, फ्यू। इस वर्ड पे जाना आपने, नहीं बोले द्वार प्लांट और टाल प्लांट दोनों प्रोड्यूस कर रहा है, फ्यू कर रहा है। तो फ्यू तो 50 तो फ्यू नहीं होते ना, फ्यू तो कितने होते हैं, 25% ही होते हैं, कम। तो यहाँ पे आपकी बात जो की हुई है वो हमारा जो ऑप्शन बी है उसके साथ हम चले जाएंगे। तो ये क्रॉस तो आपको करके देखना पड़ेगा, और बिल्कुल इजी सा 10th बेस का क्वेश्चन है ये, 12th बेस का इसमें कुछ है ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन ए डाई हाइब्रिड क्रॉस, हमने पढ़ा है डाई हाइब्रिड क्रॉस में ये रेशियो आता है, इट डिनोट्स दैट, ये जो रेशियो है वो किसको डिनोट करेगा, और जब ये डिनोट करते हैं तो हम थर्ड, या फिर डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है ना, जो डाई हाइब्रिड क्रॉस किसके लिए करवाते हैं, थर्ड लॉ है जो मेंडल का, थर्ड लॉ मेंडल का कौन सा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ डिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए करवाते हैं। और ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, इसकी खास बात क्या है, इसकी दूसरी एक डेफिनेशन टाइप में दिया हुआ है वो पढ़ना हमने। द एलिल्स ऑफ टू जीन्स आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, इंटरेक्टिंग मीन्स एक दूसरे के संपर्क में है। द एलिल्स ऑफ टू जीन्स आर सेग्रीगेटिंग इंडिपेंडेंटली, वर्ड आ गया ना इंडिपेंडेंटली, एक दूसरे से वो इंडिपेंडेंटली सेपरेट होते हैं, एक दूसरे पे चिपके नहीं रहते, इंटरेक्ट नहीं होते। तो बाकी मल्टीजेनिक या मल्टीपल एलिलिज्म का कोई केस मेंडल ने कोई जिक्र नहीं किया था कहीं, हमारा डी ऑप्शन है वो यहाँ पे ठीक रहेगा, इंडिपेंडेंटली वर्ड से ही आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिजल्ट इन वेरिएशंस अमंग सिबलिंग, सिबलिंग के अंदर जो वेरिएशंस आती हैं, प्रोजेनी भी बोलते हैं सिबलिंग्स को, ऑफस्प्रिंग्स भी बोलते हैं, तो इनके अंदर वेरिएशन आने के क्या क्या चांसेस, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से आती है वेरिएशन, मेंडल का जो क्रॉस था वो 9:3:3:1 है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से आया था। कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन मिले थे जो पेरेंट्स में नहीं थे। क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर भी हम पैकेटिनी स्टेज में पढ़ते हैं, मियोसिस प्रोफेज 1 में, मियोसिस की जो प्रोफेज 1 स्टेज, तो उसमें क्रॉसिंग ओवर से भी नए जेनेटिक कॉम्बिनेशन बनते हैं और उससे भी वेरिएशंस आती हैं। लिंकेज, यदि हमारे जीन लिंक्ड रहते हैं, एक ही जगह पे रहेंगे ना, तो वो कोई कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। लिंकेज का उल्टा हमने रिकॉम्बिनेशन पढ़ा था प्रीवियस पार्ट के अंदर, मतलब एक दूसरे के क्या होते हैं। तो रिकॉम्बिनेशन की वजह से तो वेरिएशंस आती हैं, लेकिन लिंकेज की वजह से नहीं आती, तो ऑप्शन हमारा यही ठीक हो जाएगा। म्यूटेशंस भी क्या होती हैं, सडन इनहेरिटेबल चेंज विच पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। म्यूटेशन भी क्या होते हैं, चेंजेज ही होती हैं, वेरिएशन से ही हम को समझ सकते हैं। लिंकेज इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होल्ड्स गुड फॉर जीन्स सिचुएटेड ऑन, मेंडल की सक्सेसफुल का, हालांकि हम पढ़ते हैं मेंडल के अनसक्सेसफुल के क्या कारण थे। मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट में जरूर सक्सेसफुल हो गया था वो, लेकिन पब्लिकली वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, क्योंकि उसके जो वर्क को, काम को या थ्योरी को, रिसर्च को लोगों ने इतना ज़्यादा नहीं जान पाए थे वो, क्योंकि वो तो मीडिया के अलग अलग रिसोर्सेज की कमी थी, या फिर हम मान सकते हैं उस टाइम के जो बायोलॉजिस्ट हैं वो मैथमेटिशियंस या डाटाज को इतने ज़्यादा अच्छे से पकड़ नहीं थी उनकी, या फिर हम बोल सकते समझ नहीं पाते थे, वो तो कुछ अनसक्सेसफुल होने के रीजन थे। लेकिन मेंडल अपने रिसर्च में जरूर कामयाब हुआ था, और रिसर्च में कामयाब होने का एक रीजन ये भी था कि उसकी जो डिस्कवरी थी वो किसके ऊपर बेस्ड थी, वो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ऊपर ही करेक्टर्स रहते। ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, जो करेक्टर जितने ही पढ़े हैं ना उसने, वो सारे एक क्रोमोसोम पे नहीं थे, कोई लिंकेज नाम की कोई चीज वहां पे, या लिंकेज या रिकम्बिनेशन नाम की चीज उसने नहीं देखी उस टाइम। तो सिंपल ऐसे करेक्टर, बाई चांस ऐसे करेक्टर उन्होंने पढ़े जो क्या थे, 7 करेक्टर का जो हम जिक्र करते हैं ना, हालांकि करेक्टर तो उन्होंने बहुत सारे की स्टडी किए होंगे, क्योंकि 7 ईयर्स तक एक्सपेरिमेंट किए थे भाई, 1856 से 1863 तक एक्सपेरिमेंट चले थे उनके, करेक्टर तो बहुत सारे स्टडी किए होंगे, लेकिन जो हम ज़्यादातर पढ़ते हैं 7 करेक्टर पे रिजल्ट है उसके अच्छे आए थे, उन्हीं को उसने क्या बोला था कि भाई यही करेक्टर हैं जो मैंने ऑफिशियली में लॉन्च कर रहा हूँ या पब्लिक कर रहा हूँ, जो हमारे इलाज को प्रूव करते हैं। ये 7 करेक्टर्स हैं, इनकी खास बात क्या थी, ये अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं इनको, और एक ही पेयर के क्रोमोसोम होते हैं ना, एक ही पेयर के जो क्रोमोसोम हैं, जैसे
फर्स्ट पेयर है जैसे हमारी बॉडी में, तो उनको बोला जाता है होमोलोगस क्रोमोसोम। कि होमोलोगस क्रोमोसोम पे भी होते हैं ना ये कैरेक्टर्स, ये क्या कर सकते थे, रिकम्बिनेशन करके वेरिएशंस खोज कर सकते थे। और ये वेरिएशंस मेंडल को समझ में नहीं आती कि किस तरीके से जीन्स इंडिपेंडेंटली असोर्टेड हुए हैं, रिकम्बिनेशन दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है, रिकम्बिनेशन अलग चीज है। और वो तो वो कंफ्यूज रहता, करेक्टर्स के रिजल्ट हैं वो सही से नहीं मिलते उसको, जो रेशियो थे ना वो गड़बड़ा जाते। तो ये भी उसकी एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट में सक्सेसफुल होने का रीजन था कि जितने भी क्रोमोसोम थे, अलग अलग क्रोमोसोम रहते हैं, कोई क्रोमोसोम फर्स्ट पे था, कोई फोर्थ पे था, इस तरीके से करेक्टर अलग अलग जगह पे थे। तो यही रीजन था सक्सेसफुल का। ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, इन ए सर्टेन टैक्सोन, कोई एक ग्रुप है, टैक्सोन मीन्स ग्रुप। जैसे सबसे पहला बायोलॉजी का 11th क्लास में चैप्टर पढ़ते हैं ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, तो उसमें ही आते हैं टैक्सोन क्या है, टैक्सा क्या है। तो टैक्सोन किसी भी ग्रुप को बोलते हैं। तो इंसेक्ट के ग्रुप है कोई भी, उसमें कुछ ऑर्गेनिज्म के पास 17 क्रोमोसोम नंबर है, और जबकि कुछ के पास 18 क्रोमोसोम नंबर है, 18 है। तो 17 और 18 टाइप की जो क्रोमोसोम बियरिंग ऑर्गेनिजम्स है ना, ये क्या होते हैं, ये होते हैं हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन कंडीशन। और ये कंडीशन हमारे बुक के अंदर किसमें दी हुई है, हनी बी के अंदर। हनी बी में तो हालांकि क्या कंडीशन रहती है, एक 16 होती है और एक 32 होती है। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड कंडीशन मिल, डिप्लॉइड क्या होती हैं, फीमेल होती हैं, हैप्लॉइड क्या होते हैं। लेकिन ज़्यादातर कंडीशन में जो हैप्लॉइड नंबर तो आपका क्या हो सकता है, वो आपका ओड एंड इवन दोनों हो सकता है। लेकिन जो डिप्लॉइड कंडीशन है ना, बात करें किसकी, डिप्लॉइड की, यदि आपको दो क्रोमोसोम नंबर दे दिए ना, उसमें पूछ ले जाए डिप्लॉइड कौन सा और हैप्लॉइड, ये हमेशा क्या मिलेगा, तो इवन ही मिलेगा। ये तो बेसिक सा मैथ है। अब हैप्लॉइड है सिंगल सेट में तो 23, जैसे हमारे अंदर है 23 क्रोमोसोम है गैमेट के अंदर, वो क्या है, वो एक ओड नंबर है। लेकिन जैसे डिप्लॉइड होगा तो 2 से मल्टीप्लाई होगी, और 2 से चाहे आप ओड की मल्टीप्लाई कर लो चाहे इवन की कर लो, आना क्या है, इवन ही आना है। तो डिप्लॉयड कंडीशन आपको हमेशा इवन ही मिलेगी, और ज्यादातर कंडीशन में इंसेक्ट में डिप्लॉयड कंडीशन फीमेल्स में होती है। तो यहाँ पे हम जो फीमेल्स है वो क्या है, 18 इसने बाद में दिया है तो फीमेल्स हैं बाद में, और मेल्स के लिए 17। ये वर्ड भी जाना, इसको भी पकड़ के रखना रिस्पेक्टिवली क्या होता है, क्योंकि दोनों में आगे पीछे किया हुआ है। जिस आपको सीक्वेंस में पूछे हुए हैं उसी सीक्वेंस में आपको फीमेल्स एंड फीमेल्स बतानी है। हमारा ऑप्शन ए है वो करेक्ट रहेगा। तो कॉन्सेप्टुअल से क्वेश्चन है, क्रैमिंग से नहीं आएंगे ये, केवल कॉन्सेप्ट से ही समझ सकते। इट इज said that Mendel proposed that factor controlling any character is discrete, independent। ये था इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट के बारे में और सेग्रीगेशन के बारे में बताया। हिज प्रीपोजिशन वाज बेस्ड ऑन, किस पे ऊपर बेस्ड थी, वो क्या करता था, मेनली रेशियोज फाइंड आउट करता था, रेशियो। और खासकर इंडिपेंडेंट के लिए तो डाई हाइब्रिड रेशियो उन्होंने क्या किया था, फाइंड आउट किया था इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट के लिए, वहीं से पता लगा था। तो जब भी मेंडल का एक्सपेरिमेंट देखते हैं F1 और F2 ही पढ़ते हैं मैक्सिमम, 10th और 12th में तो यही आते हैं। तो रिजल्ट ऑफ F3 तो उन्होंने किए ही नहीं। इसके अलावा सेल पोलिनेशन ऑफ F1 ऑफ स्प्रिंग्स, किसकी, मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड क्रॉस किसकी की थी, सेल पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन ऑफ F1 जनरेशंस विद रिसेसिव पेरेंट्स। और एक पढ़ लेते हैं, ऑब्जर्वेशंस दैट द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ ए क्रॉस मेड बिटवीन द प्लांट्स हैविंग टू कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर। दो अलग अलग करेक्टर्स हो गए, एक राउंड है तो दूसरा रिंकल्ड होएगा, ऐसे करेक्टर कॉन्ट्रास्टिंग। शोज ओनली वन करेक्टर विदाउट एनी ब्लेंडिंग, एक ही करेक्टर है वो शो करते हैं अगली जनरेशन में, मतलब एक ही करेक्टर को आगे भेजते हैं। जैसे कोई मिक्स कंडीशन भी आ जाए ना, तो वो एक आगे अपना सिंगल करेक्टर ही आगे भेजेंगे, वो मिक्स होके नहीं जाएगा। मिक्स होके कैसे, जैसे येलो था और ग्रीन था, वो मिक्स होके नहीं जाता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का तो मेंडल ने कोई जिक्र ही नहीं किया था, वो विदाउट ब्लेंडिंग वाला पॉइंट ही उन्होंने किया था, जो लॉ ऑफ प्योरिटी भी बताता है। लॉ ऑफ प्योरिटी किसके लिए आता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वाले में, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वाले पॉइंट में पढ़ते हैं कि सेपरेट होके जाते हैं, वो मिक्स होके नहीं जाते हैं। तो ये पॉइंट हमारा लॉजिकल है, मोर लॉजिकल हम बोलेंगे, क्योंकि इनमें इंफॉर्मेशन है, वो क्या है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है इन पॉइंट में। F3 तो उन्होंने, हम पढ़ते नहीं F3 के बारे में, तो F1 जरूर पढ़ते हैं, सेल्फिंग भी पढ़ते हैं। लेकिन सेल्फिंग
बी किसकी है, मोनो हाइब्रिड है, डाई हाइब्रिड क्रॉस है, तो वो भी यहाँ पे डिस्कशन नहीं है। तो बी है वो मोर लॉजिकल है, और मोर वर्ड से ही एनसीईआरटी में एज इट इज लाइन दी हुई है वो क्वेश्चन की, वहीं से हम आंसर है वो डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ जीन ओवर जनरेशन अमंग ह्यूमंस इज स्टडीड बाय द पेडिग्री एनालिसिस। बताया था आपको फर्स्ट पार्ट में, आइडिया दिया था कुछ इस टाइप के चार्ट मिलते हैं आपको, ऐसे ऐसे मिलेंगे, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पेडिग्री एनालिसिस। नीट में इन बेस के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो जब हम इनहेरिटेंस पैटर्न समझते हैं, मान लो कोई डिजीज है या फिर कोई भी करेक्टर यहाँ पे है, तो यहाँ पे आया है, किस पीढ़ी में आया है, उसके बाद अगली पीढ़ी में कैसे गया है, वो तरीके से एक फैमिली ट्री है वो बनाया जाता है, ट्री। करेक्टर स्टडीज इन द पेडिग्री एनालिसिस इज इक्विवेलेंट। तो किसके इक्विवेलेंट माने जाते हैं, मेंडेलियन ट्रेट के इक्वल माने जाते हैं। क्वांटिटेटिव, पॉलीजेनिक और मैटरनल इनहेरिटेंस है ना, ये पोस्ट मेंडेलियन इनहेरिटेंस के करेक्टर्स हैं, या फिर पोस्ट मेंडेलियन स्टडी है ये। मेंडल के जितने भी करेक्टर्स हैं ना, वो पेडिग्री एनालिसिस के लिए पढ़े जाते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने डिजीज पढ़ी थी ऑटोसोमल रिसेसिव, तो कंफ्यूज करती हैं पेडिग्री से रिलेटेड, ऑटोसोमल डोमिनेंट, और डोमिनेंट के केसेस आपको रेयर मिलते हैं, और ज़्यादातर रिसेसिव के केसेस ज़्यादा मिलते हैं, रिसेसिव। और रिसेसिव में आपको ऑटोसोमल पूछा जाता है और एक्स लिंक्ड, जितने भी ये डिसऑर्डर पढ़े जाते हैं पेडिग्री एनालिसिस के अंदर, तो वो हम मेंडेलियन डिसऑर्डर ज़्यादा पढ़ते हैं। क्वांटिटेटिव वगैरह तो एक ही जीन में, और मेंडल ने क्या करा था, अलग अलग क्रोमोसोम की बात की थी, ने जीन जान की इतनी ज़्यादा बात नहीं की थी, उसमें तो जितने भी करेक्टर थे वो एक अलग क्रोमोसोम पे लेके चलता था वो। लेकिन क्वांटिटेटिव एनालिसिस है या क्वांटिटेटिव ट्रेट है, जैसे जो स्किन कलर होता है हमारा, स्किन कलर जिसको बोलते हैं हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में बोलते हैं, तो इस तरीके के करेक्टर्स तो हम बाद में पढ़े हैं, बाद वाले रिसर्च होने के बाद पता लगी हम। मेंडेलियन ट्रेट से को हम अच्छे से समझ सकते हैं पेडिग्री एनालिसिस से, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो इस टाइप की डिजीज से ही आते हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव है, डोमिनेंट रिसेसिव से हम मेंडल को रिलेट कर सकते हैं। टू जीन्स ए बी आर लिंक्ड, लिंकेज की बात कर दी भाई इसने अभी। ए डाईहाइब्रिड क्रॉस इन्वॉल्विंग टू जीन्स F1 हेट्रोजाइगोट इज क्रॉस्ड विद होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट, कंडीशन दी हुई है इसने। जैसे हम पढ़ते थे ना वाई वाई और आर आर वाली कंडीशन, इसमें इसने कैपिटल ए और कैपिटल बी वाली कंडीशन दे दी है। दूसरा करेक्टर क्या लेंगे, स्मॉल ए स्मॉल बी वाली कंडीशन। अब यहाँ पे क्या है, ए बी, और यहाँ पे जो हमारा गैमेट बना है वो स्मॉल ए और स्मॉल बी बना है, और यहाँ से क्या कंडीशन बनी है अब, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। तो एक डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात आपको बोल ली है यहाँ तक, और लिंकेज का वर्ड आ गया। मेंडल ने जो क्रॉस किया था वो इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट से रिलेटेड था, लेकिन यहाँ पे क्या है, लिंकेज की बात इसने कह दी। लिंकेज का मतलब ये है कि ये वाला जो गैमेट है ना, ये चिपके रहेंगे आपस में, और ये जो जीन्स हैं वो एक साथ ही रहने की कोशिश करेंगे। हालांकि हमारा F1 जनरेशन में तो कोई गड़बड़ी नहीं आएगी, ये एक हेट्रोजाइगोट कंडीशन मिलेगी। ये जो F1 है वो हेट्रोजाइगोट है। लेकिन मेंडल ने जब एक्सपेरिमेंट किया था उसमें इसके बाद की ही जो समीकरण है वो बदले थे, लेकिन यहाँ पे क्या होंगे, ये दो प्रकार के गैमेट ही प्रोड्यूस कर सकता है, ए बी और स्मॉल ए स्मॉल बी। जो इन जो करेक्टर जिसके साथ आया है ना, उन्हीं को प्रोड्यूस कर सकता है। और मेंडल के टाइम हमने क्या देखा था, ये चार प्रकार के बना सकता है, कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी भी हो सकता है, कैपिटल ए के साथ क्या हो सकता है, स्मॉल बी भी, ये कैपिटल बी भी हो सकता है। इसके अलावा और क्या क्या करेक्टर मिल सकते हैं हमारे, यदि बात करें हम स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी और स्मॉल ए स्मॉल बी, इस टाइप के करेक्टर्स हैं वो यहाँ पे मिल सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, दो ही प्रकार के गैमेट प्रोड्यूस करता है, और इसमें क्या बोला है, रिसेसिव पेरेंटल टाइप के साथ। रिसेसिव पेरेंटल टाइप हमने ये लिया, तो ये कितने टाइप के गैमेट प्रोड्यूस करेगा, तो एक ही टाइप के गैमेट प्रोड्यूस करेगा। कौन कौन से, ये आ गया स्मॉल ए स्मॉल बी, एक ही टाइप के गैमेट प्रोड्यूस करता है, क्रॉस्ड विद होमोजाइगस कंडीशन। और अब यदि हम बात करें इनके बीच में, यदि क्रॉस करवाते हैं,
तो इसमें क्या बोला है, ए और बी दोनों लिंक्ड हैं की बात की है इसने, ये दोनों लिंक्ड हैं भाई। हालांकि इसका कोई लिंकेज का इसने नहीं बोला कि स्मॉल ए स्मॉल बी भी लिंक्ड है। लिंक्ड की भी कंडीशन इसने एक कह दी, यदि कंप्लीट बोलता ना सारे के सारे लिंक्ड हैं तो फिर हमारा यही दो प्रकार के गैमेट हैं वो बनते। लेकिन इसने बोला है केवल ये वाले लिंक्ड हैं, जिसकी वजह से क्या होएगा, हमारे जो करेक्टर्स हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है द टू जीन्स ए एंड बी आर लिंक्ड, दोनों जीन्स हैं वो क्या हैं, लिंक्ड हैं, जुड़े हुए हैं इन ए डाइहाइब्रिड क्रॉस इन्वॉल्विंग दीज टू जीन्स F1 हेट्रोजाइगस। ये स्टेटमेंट में आपको कुछ कंडीशन है वो दी हुई है, और इस कंडीशन में आपको क्या ध्यान रखना है कि जो गैमेट्स हैं वो कैसे बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 में टू जीन्स दिए हुए हैं और वो दोनों क्या है, लिंक्ड है। कंडीशन आपको दे दी है कि दो जीन आपस में जुड़े हुए हैं और डाइहाइब्रिड क्रॉस जैसे मेंडल ने करवाया था, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। इसके अंदर क्या कंडीशन है आपको याद हो तो उसका रेशियो था 1:9:3:3:1। तो वो किस टाइम था, जब हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करते, इन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वहां पे क्या है, इंडिपेंडेंटली हमारे जो गैमेट्स फॉर्मेशन के टाइम जीन कहीं भी जा सकते थे, लेकिन यहाँ पे लिंक्ड मतलब जुड़े हुए हैं, चिपके हुए हैं, इंडिपेंडेंटली नहीं जा सकते, वो डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि टू जीन्स हैं जो उनकी हमने क्रॉसिंग करवाई है, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स मतलब डाइहाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड आपको बोला हुआ है। F1 हेट्रोजाइगट इज क्रॉस्ड विद रिसेसिव पेरेंट। तो पहले तो हमको हेट्रोजाइगस या फिर F1 जनरेशन निकालनी पड़ेगी
कैसे निकालते हैं? जैसे हम करेक्टर्स लेते हैं, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी का क्रॉस किसके साथ होएगा? स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी के साथ। और इससे गैमेट क्या बनेंगे? कैपिटल ए कैपिटल बी, और इससे बनेगा स्मॉल ए स्मॉल बी। और इसके बाद क्या बनेगी यहाँ पे कंडीशन? कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। एक प्रकार की यहाँ पे F1 जनरेशन हमको मिल जाती है, जो क्या है? एक हेट्रोजाइगोट हेट्रोजाइगस कंडीशन मिलती है, और इसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो प्रूव होता है। और जब ये अनपेयर हुए हैं करेक्टर, पहले पेयर में थे अब अनपेयर हो गए हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब इसने एक आगे कंडीशन दी है कि ये जो जीन्स हैं वो लिंक्ड हैं आपस में, ये आगे इंडिपेंडेंटली असोर्टेड हो ही नहीं सकते, और ये जीन्स भी क्या है? लिंक्ड हैं आपस में। इससे क्या होएगा? जो यहाँ से गैमेट बनेंगे ना, मेंडल में तो हमने क्या देखे थे? मेंडल के एक्सपेरिमेंट में 4 टाइप के गैमेट प्रोड्यूस कर सकता है डिपेंडेंटली। मतलब जो कैपिटल ए है ना, वो स्मॉल ए के ये स्मॉल बी के साथ भी गैमेट फॉर्मेशन कर सकता है, लेकिन इसके अंदर अब क्या होएगा? ये कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ आया था, तो ये इसके साथ ही रहने की कोशिश करेगा, 2 ही प्रकार के गैमेट प्रोड्यूस करेगा, जिससे ये खुद बना था। या तो ये बना सकता है या फिर ये बना सकता है। ये हो गया यहाँ पे लिंकेज का केस। अब इसने बोला है कि रिसेसिव पेरेंट के साथ, रिसेसिव पेरेंट क्या था? स्मॉल ए स्मॉल बी, ये कितने टाइप के गैमेट प्रोड्यूस कर सकता है? तो एक ही टाइप के गैमेट प्रोड्यूस करेगा। तो इसका क्रॉस हमने इसके साथ करवाना है और इसका इसके साथ। तो क्या कंडीशन बनेगी? जब इनका क्रॉस करवाया हमने, कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल बी स्मॉल बी, और इसका क्या बना है? स्मॉल ए स्मॉल बी। इस टाइप का हमको 2 ही कंडीशन मिली है, तो ये वाली हेट्रोजाइगस रहेगी, और ये तो 1:1 जो कंडीशन है वो आपको देखने को। और ये 1:1 ये कब मिल सकती है आपको? ये तो मेंडल ने प्रूव ही की थी, हालांकि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में ये कंडीशन मिलती है आपको बैक क्रॉस जब करवाते हैं। बैक क्रॉस आ जाए ना मेंडल के नियम के अंदर ही, बैक क्रॉस का मतलब क्या होता है? इसका हम किसी भी रिसेसिव के साथ क्रॉस करवाएं, रिसेसिव पेरेंट के साथ, ये खास के साथ क्रॉस करवाएंगे ना इसको। और मेंडल के अनुसार किसने गैमेट बनाए थे? इसने 4 टाइप के, कैपिटल ए स्मॉल बी, उसके बाद और क्या बनाया था? कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, और स्मॉल ए स्मॉल बी। यदि ये 4 टाइप के जो गैमेट्स बनते हैं इंडिपेंडेंट आ जाता ना बैक क्रॉस का, फिर ये बैक क्रॉस का एग्जाम्पल रहता। अब हमसे लिंक्ड का ही पूछा है इसने, और लिंकेज में 1:1 है, वो हमारा क्रॉस का रेशियो आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन F2 जनरेशन ऑफ मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस द नंबर ऑफ फिनोटाइप्स एंड जीनोटाइप्स आर। जब मेंडल ने जीनोटाइप और तो जीनो फिनोटाइपिक रेशियो तो ये आया था, जीनोटाइपिक रेशियो आया था 121, 242 और 100, ये रेशियो आया था। और इसके अंदर अलग अलग जीनोटाइप थे, एक ये था, एक ये था, 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 तो हमारे जीनोटाइप टाइप थे, और 4 क्या थे? फिनोटाइप। तो आपको जस्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो फिनोटाइप कितने थे हमारे? 4 थे, 4 थे, और जीनोटाइप थे 9। ये इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये रेशियो से ही क्वेश्चन है, और रेशियो हम अलग अलग चीज़ का ही तो निकालते हैं। जीनोटिपिक रेशियो का मतलब अलग अलग जीनोटाइप थे, 9 थे अलग अलग जीनोटाइप, और ये 4 तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट है मदर एंड फादर ऑफ ए पर्सन ओ, ब्लड ग्रुप किसी पर्सन का है और उसके मदर का ब्लड ग्रुप है ए एंड फादर का ब्लड ग्रुप है बी रिस्पेक्टिवली, का मतलब यही है जिस सीरीज में यहाँ था उसी सीरीज में ब्लड ग्रुप दी। व्हाट वुड बी द जीनोटाइप ऑफ द बोथ पेरेंट्स? दोनों पेरेंट्स का जीनोटाइप क्या हो सकता है? ओ आ गया है, और ए किसका है? इसने बोला है मदर का, और है फादर का है ब्लड ग्रुप, और वही है उससे क्या हुआ है? ओ ब्लड ग्रुप बना है। अब यदि होता कंडीशन की होमोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस होता ना ए, उस केस में ये क्या कंडीशन मिलती हमको? आगे ये एक ही टाइप के गैमेट प्रोड्यूस करता, और ए आ गया ना ओ के साथ में, तो वो ए ब्लड ग्रुप ही शो करेगा, ओ तो आने के चांसेस ही नहीं है। ओ तो एक रिसेसिव है, और रिसेसिव के केस में हमको यहाँ पे कम से कम एक कंडीशन क्या मिलनी चाहिए? ओ की कंडीशन मिलनी चाहिए। ऐसे यहाँ पे यदि दोनों हम बी लेके चलते ना, तो बी ब्लड ग्रुप ऑफस्प्रिंग मिलता। ओ एक रिसेसिव ट्रेट है, तो ओ के लिए यहाँ पे क्या आना चाहिए? एक कम से कम सिंगल ओ की तो जरूरत रहेगी, मतलब ये भी क्या लेना पड़ेगा? हेट्रोजाइगस। और एकमात्र ऐसी कंडीशन है ये, हेट्रोजाइगस ए ब्लड ग्रुप और हेट्रोजाइगस
बी ब्लड ग्रुप ये किसी भी टाइप के ऑफस्प्रिंग, तो किसी भी टाइप का ब्लड ग्रुप प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके ऑफस्प्रिंग्स में ओ भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है और ए बी। ऑल द 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप कॉम्बिनेशन कैन बी सीन इन दिस टाइप ऑफ क्रॉस, जिसमें हम दोनों क्या लेंगे, हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो इसमें यही ढूंढ हेट्रोजाइगस की बात। मदर इज हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस नहीं है। बोथ मदर एंड फादर आर होमोजाइगस, ये भी बोथ मदर एंड फादर आर हेट्रोजाइगस ए ब्लड ग्रुप। सी ऑप्शन आएगा हमारा। एक भी होमोजाइगस आ गया ना, उसी का ब्लड ग्रुप ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि ए है वो डोमिनेंट है, बी भी डोमिनेंट है, दोनों आ जाते हैं तो ए भी ब्लड ग्रुप आ जाता है। और यदि ये कंप्लीट दोनों ए हैं या बी हैं, फिर तो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड ग्रुप ए बी ही दिखेंगे हमको ऑफस्प्रिंग्स में। तो ये क्वेश्चन भी 10th लेवल का ही है, यदि आप देखो 12th लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिरेबलिस जाल्पा, एक एग्जाम्पल है एनसीईआरटी के अंदर। इसमें रेड और वाइट कलर के फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं एंड क्रॉस्ड, इनको क्रॉस करवाया जाता है। एक साइड में हमने रेड फ्लावर ले लिए, एक साइड में वाइट फ्लावर ले लिए, इनके क्रॉस करवाया तो गैमेट बना रेड, मतलब एक ही कैपिटल आ रहा है, इसमें स्मॉल आ रहा है। जो हमारी F1 जनरेशन बनी है वो कैसी फ्लावर्स बनते हैं, वो बनते हैं इसमें पिंक कलर के फ्लावर। इनकम्प्लीट डोमिनेंस से क्वेश्चन है ये। कंप्लीट एग्जाम्पल जहाँ भी आते हैं ना, उसका कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। तो जब ये F1 जनरेशन के बीच में क्या करवाई जाती है, सेल्फिंग करवा के हम इससे F2 जनरेशन निकालेंगे, तो 2 टाइप के गैमेट प्रोड्यूस करेगा ये। 2 टाइप के गैमेट्स हैं वो प्रोड्यूस होंगे, और यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। वही है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस जैसा ही मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन मिलेगी ना, इस टाइप की जो कंडीशन है, और ये वाली है ना, ये वाली वाइट कंडीशन है, मान सकते हो आप। स्मॉल आर वाली है ना, ये वाइट कंडीशन है। तो यहाँ पे इसके अंदर इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या देखा जाता है कि जब दोनों के दोनों आर कैपिटल आ जाते हैं तो रेड कलर के फ्लावर मिल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब एक होमोजाइगस और एक मतलब हेट्रोजाइगस कंडीशन जब मिलती है, दोनों एलील मिलते हैं, उस केस में ना तो ये कंप्लीट डोमिनेट कर पाता, ना ये कंप्लीटली रिसेस हो पाता। इंटरमीडिएट कंडीशन मिलती है, पिंक कलर के फ्लावर भी इसमें, पिंक कलर के। और एक है वो स्मॉल आर, तो हमारा क्या था, तो वाइट ही था, ये वाइट था, ये हमारा रेड। इस तरीके से हमारा जो रेशियो यदि हम देखें 1:2:1 मिलेगा। फिनोटिपिक रेशियो होता है जो मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया था, और इसका फिनोटिपिक रेशियो भी यही है। ये रेड है, 2 पिंक हैं और एक वाइट है। तो ये इसके अंदर जो जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो हमारे सेम ही रहते हैं, 1:2:1। ये हमारा क्वेश्चन डायरेक्ट ही था, हालांकि एग्जाम्पल से पूछा हुआ है कंप्लीट डोमिनेंस। वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट आपकी इसमें से करेक्ट है वो पूछी हुई है, डायरेक्ट है ये भी क्वेश्चन। और इसमें आप पढ़ोगे तो स्टेटमेंट डोमिनेंट ट्रेट इज एक्सप्रेस्ड इन होमोजाइगस, होमोजाइगस में भी होता है, हेट्रो में भी होता है, तो हेट्रो भी आना चाहिए। डोमिनेंट ट्रेट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन हेट्रोजाइगस, ये स्टेटमेंट गलत है। रिसेसिव ट्रेट कैन ओनली बी एक्सप्रेस्ड इन होमोजाइगस कंडीशन, ये होमोजाइगस में ही एक्सप्रेस हो सकता है, हेट्रो में नहीं हो सकता। रिसेसिव ट्रेट कैन ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, रिसेसिव ट्रेट हेट्रो में तो हो ही नहीं सकता, तो हमारा सी ऑप्शन है ना वो यहाँ पे ठीक रहेगा। इन लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। ए ब्लू फाउल वाज ऑब्टेन्ड आफ्टर क्रॉसिंग बिटवीन ए वाइट एंड ब्लैक फाउल। फाउल एक हमारा क्या है, कैपिटल वाई कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू, वर्ड आपके हिसाब से कोई भी ले लो। जैसे हमने कौन सा इसमें ब्लैक की बात की है, तो ब्लैक फाउल है, और एक है वाइट फाउल, और इससे क्या बनेगा गैमेट, स्मॉल कैपिटल बी, इससे स्मॉल बी, वही है लगभग इनकम्प्लीट डोमिनेंस का ही क्वेश्चन है इसमें। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस का है तो क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट कंडीशन मिली हुई है, ब्लू फाउल मिला हुआ है, ब्लू फाउल एक ब्लैक कंडीशन है, एक वाइट है और एक ब्लू है। तो इस केस में आपको कौन सा रेशियो मिलेगा, 1:2:1, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। बस एग्जाम्पल में अलग एग्जाम्पल ले लिया हमने, वहाँ पे मेरे 10 जालपा था और यहाँ पे हमने अलग लिया है। उसके बाद है डाईहाइब्रिड क्रॉस एक्सप्लेन्स, डाईहाइब्रिड क्रॉस है वो किसको एक्सप्लेन करता है। और डाईहाइब्रिड क्रॉस में हम 9:3:3:1 है वो समझते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस तो प्रूव करता ही है, प्योरिटी ऑफ गैमेट भी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लेकिन स्पेशली किसको प्रूव करता है, ये इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट को प्रूव करता है।
इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सिंगल या फिर मोनो हाइब्रिड क्रॉस से पॉसिबल हम नहीं समझ सकते। तो इस तरीके से आज के सेशन में हम यही 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं। शुरुआत ही मुश्किल होती है चैप्टर की, शुरुआत में आप एक बार उस स्टेटमेंट को समझते हो, बार बार उसकी प्रैक्टिस करते हो ना, फिर आप हैबिचुअल हो जाते हो उन स्टेटमेंट्स के। ये क्वेश्चन है, जैसे अब थर्ड पार्ट जब हम डिस्कस करेंगे, वो यदि आपने अच्छे से 2 पार्ट को पढ़ लिया है तो वो इजी प्रैक्टिस सेशन रहेगा आपके लिए। तो ऐसे ही हम पार्ट थर्ड है वो नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, इसके अंदर 31 से 45 क्वेश्चन हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। और ऐसे ही जो कॉन्सेप्ट्स हैं और एनसीईआरटी क्वेश्चंस, ज़्यादातर हम एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही पढ़ रहे हैं। इसी टाइप के सेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को शेयर करें और खुद भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।